कॉर्नवालिस के प्रशासकीय सुधार। 1786 में कंपनी ने एक उच्च वंश तथा कुलीन वृत्ति के व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत रेखांकित शांत स्थापना तथा शासन के पुनर्गठन के हेतु गवर्नर जनरल नियुक्त कर भारत भेजा। उसे विशेषकर एक संतोषजनक भूमिका व्यवस्था स्थापित करना था। एक ईमानदार तथा कार्य सक्षम न्याय व्यवस्था बनाना तथा कंपनी के व्यापार विभाग का पुनर्गठन करना था। और उसने बहुत सारे सुधार भारत में किया, जैसे न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, भूमि सुधार, पुलिस सुधार, आर्थिक सुधार, इस तरीके का उसने कार्य किया था। तो सबसे पहले न्यायिक सुधार। कॉर्नवालिस का प्रथम कार्य जिले की समस्त शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित करना था और यह उन आदेशों के अनुकूल था जो डायरेक्टर ने उसे दिए थे तथा इसके मुख्य तत्व मितव्ययिता तथा सरलता थे। 1787 में जिले में कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामले में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया था। 1790 और 92 के बीच फौजदारी न्याय में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल के लिए तथा 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। कॉर्नवालिस संहिता। उसने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। उस समय तक जिले में कलेक्टरों के पास भूमि कर विभाग तथा विस्तृत न्यायिक न्यायिक तथा दंडनायक शक्तियां होती थी। कॉर्नवालिस ने अनुभव किया कि कलेक्टर के रूप में किए गए अन्याय का निर्णय कोई स्वयं न्यायाधीश के रूप में कैसे कर सकता है। जमींदार तथा कृषक को इस न्याय में विश्वास नहीं होगा। अतः कॉर्नवालिस संहिता द्वारा कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालय में कार्य के लिए एक नए अधिकारियों की श्रेणी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उनको फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। दीवानी अदालतों की एक क्रमिक लड़ी स्थापित हो गई। कर तथा दीवानी मामलों का भेद समाप्त हो गया। इन अदालतों को समस्त दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार मुंसिफ की अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था।
जिसका अध्यक्ष एक भारतीय अधिकारी होता था। उसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत थी, जिसे 200 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था। यह न्यायाधीश यूरोपी होता था। इन दोनों न्यायाधीशों से अपील नगर अथवा जिला अदालतों में हो सकती थी। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामले सुन सकते थे तथा उनकी सहायता के लिए भारतीय विधिवेत्ता होते थे। जहां जिला न्यायालय से अपील हो सकती थी, यह अदालतें कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में स्थित थी। इन्हें जिला न्यायाधीशों के कार्य का निरीक्षण भी करना होता था तथा उनके कहने पर सदर दीवानी अदालत किसी जिला न्यायाधीश को निलंबित भी कर सकती थी। फौजदारी कानून में सुधार। वारेन हेस्टिंग ने तो केवल सरकार के कानूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के अधिकार पर ही बल दिया था, परंतु कॉर्नवालिस ने यह भी कहा कि सरकार को फौजदारी कानून में सुधार करने का अधिकार है। मुसलमानों का यह कहना था कि फौजदारी कानून देव निर्दिष्ट हैं। 1790-93 के बीच कॉर्नवालिस फौजदारी कानून में कुछ परिवर्तन किए, जिन्हें अंग्रेजी संसद में एक अधिनियम द्वारा 1797 में प्रमाणित कर दिया। दिसंबर 1790 में मुसलमान न्यायाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक नियम बनाया गया, जिसके अनुसार हत्या के मामलों में हत्यारे की भावना पर अधिक बल दिया गया, ना कि हत्या के अस्त्र अथवा रंग पर। इसी प्रकार मृतक के अभिभावकों की इच्छा से क्षमा करना अथवा रक्त का मूल्य निर्धारण करना बंद कर दिया गया। इसी प्रकार मामले की गंभीरता के अनुसार अंग विच्छेदन के स्थान पर कड़ी कैद की सजा दी गई। इसी प्रकार 1793 में यह निश्चित किया गया कि साक्षी के धर्म विशेष का मामले पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पुलिस सुधार। न्यायिक सुधारों को लागू करने तथा अनुपूरन करने के लिए पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कोलकाता में गुंडों तथा दुष्चरित्र लोगों का ही राज्य बन गया था। कुछ बाजारों से तो लोग सूर्यास्त के पश्चात गुजरते ही नहीं थे। पुलिस अधीक्षक भी प्रायः भ्रष्ट होते थे। पुलिस के कर्मचारियों में तत्परता तथा ईमानदारी लाने के लिए कॉर्नवालिस ने उनके वेतन बढ़ा दिए। चोरों तथा हत्यारों को पकड़ने पर पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा वे अपने प्रदेशों में डकैती तथा हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं थे। कर संबंधी सुधार। कॉर्नवालिस ने कर सुधार की इच्छा से 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया, जिस पर एक एक कलेक्टर नियुक्त किए गए। इनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी गई। पुरानी राजस्व समिति का नाम राजस्व बोर्ड रख दिया गया। इसका कार्य कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करना था। 1790 तक वार्षिक ठेका ही चलता रहा। 1790 में कॉर्नवालिस ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। शर्त यह थी कि वह वार्षिक कर कंपनी को देना स्वीकार करें। ठेके की राशि में 1/11 भाग कम कर दिया गया। व्यापारिक सुधार।
व्यापारिक सुधार। व्यापार विभाग में भी कॉर्नवालिस ने देखा कि भ्रष्टता, प्रायः कंपनी का माल घाटे पर बिकता था, जबकि कंपनी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने खाते में भेजे माल पर लाभ होता था। 1774 में व्यापार बोर्ड स्थापित होने के पश्चात कंपनी अपना माल यूरोपी तथा भारतीय ठेकेदारों द्वारा मोल लेती। यह लोग प्रायः घटिया माल ऊंची दरों पर मोल लेकर कंपनी को दे देते थे। कॉर्नवालिस ने बोर्ड सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी तथा ठेकेदारों के स्थान पर गुमास्ताओं तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा माल लेने की व्यवस्था बना दी। यह लोग माल निर्माता को पेशगी धन देते थे और भाव निश्चित कर लेते थे। भ्रष्ट, घूस, भ्रष्टता तथा निजी व्यापार के दोषों को समाप्त करना। कॉर्नवालिस धन के लोभ से ऊपर था, जिसके कारण कॉर्नवालिस तथा वारेन हेस्टिंग्स बदनाम हुए। उसने अधिकारियों के घूस और उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। उसने इस प्रश्न की वास्तविकता को समझा। उसने अनुभव किया कि कंपनी के कार्यकर्ताओं के वेतन कम होने के कारण इन लोगों को भ्रष्ट उपाय से धन कमाना पड़ता है। उसने इन कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ा दिए, कलेक्टर की 1500 रुपये मासिक तथा संग्रहित कर पर 1% कमीशन देना आरंभ कर दिया। जिला अधिकारियों को यूरोपी सहायक दिए गए, उन्हें भी पर्याप्त वेतन मिलता था। बाद के अपने अन्य देशवासियों की भांति कॉर्नवालिस भी जाति भेदभाव से प्रेरित था। वह भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखता था। वह प्रत्येक भारतीय को भ्रष्ट मानता था। उसने प्रत्येक उच्च पद पर यूरोपी को ही नियुक्त किया। अनुबंध सेवाओं के द्वारा भारतीयों के लिए बंद थे। सेना में जमादार तथा सूबेदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन अथवा डिप्टी कलेक्टर से ऊंचे पद भी उन्हें उपलब्ध नहीं थे। आज लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यह लेक्चर IAS, PCS, TGT, PGT, नेट, JRF, CDS, NDA आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।